बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बिल्कुल, आज पहली क्लास है पोस्ट बैच की। सही जी, बिल्कुल पहली क्लास है। अच्छा भाई, जैसे FAR 2 में मैंने आपको बता दिया कि हमने स्ट्रेटजी क्या रखनी है पेपर निकालने की और किस तरीके से हमें कवरेज करनी है, इसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, इंटरनल कंट्रोल खत्म नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ, फोकस होकर सुनना है इधर। अच्छा भाई, एज ऑफ नाउ मैं अगर ऑडिट की बात करूं, कैफ8 की बात करूं, तो मैंने इन बच्चों को रिस्क असेसमेंट करवा दिया। रिस्क असेसमेंट के साथ साथ एनालिटिकली रिस्क असेस करना सिखा दिया और इंटरनल कंट्रोल को असेस करके रिस्क असेसमेंट सिखा रहा हूं। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। देखो यार, ऑडिट को ऑडिट के तरीके से ही लेके चलना चाहिए जिस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि वी ऑल टुगेदर जंप ऑन द थिंग्स। तो अब आपने सीन ये करना है कि जो अभी पोस्ट रिजल्ट बैच के या रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, मैंने जैसे FAR 2 में आज 4 बजे तक प्लानर शेयर करना है, आपको भी मैं प्लानर शेयर करूंगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आपने उसका एक एक लेक्चर दिन में देख लेना है। आप एक एक लेक्चर भी लेके चलेंगे तब भी आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज ये है कि उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ शामिल है। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, जब आप लेट से आपने आया था 315 यानी जो मैंने रिस्क असेसमेंट का चैप्टर है आपने वो उठाया, आपने उसका एक लेक्चर या 2 लेक्चर, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की कोई क्लास मैंने रखी नहीं है ऑडिट की अब तक जितनी भी हुई है, तो क्योंकि पहली क्लास है रिपोर्ट की तो इसलिए मैंने 1.5 घंटे की लगाई है, वरना हमेशा मैंने 1 घंटे की रखी है। तो आपने वो साइमल्टेनियसली क्लासेस के साथ साथ पीछे से एक एक दो दो लेक्चर कर करके यहाँ तक पहुंचना है। उसका प्रॉपर प्लानर मैं आपको दे देता हूँ जिसमें FAR 2 का प्लानर भी होगा और ऑडिट का प्लानर भी होगा। यहाँ तक क्लैरिटी ऑनलाइन हो तो जल्दी बता दो। और फिर रही बात कि आपकी ड्राफ्टिंग की चेकिंग की, तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि मैंने ग्रुप के ऊपर जितने भी लिंक्स शेयर किए थे आपकी ड्राफ्टिंग की चेक करने के लिए, आप उसी लिंक पे जाके उसी ड्राफ्टिंग को पोस्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। क्लियर है जी? जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लैरिटी है? ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा प्लीज, हाँ, बहुत ही विजिलेंस के साथ, इंटरनल कंट्रोल हमारा खत्म नहीं हुआ, वो ग्रेजुअली मैं आपको बुला के वो करवाऊंगा, साथ साथ फिर रिफ्रेशर वाले। अच्छा सहारा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रुप के ऊपर मैं हमेशा ना लिंक शेयर करता हूँ फेसबुक पेज की पोस्ट का। उसके अंदर सवाल पोस्ट हुआ होता है, बच्चे नीचे कमेंट्स में अपना आंसर बता रहे होते हैं, तो वहां पे यू नीड टू पोस्ट योर सोल्यूशन जब जब आप क्लास लेके आगे चल रहे होंगे, पिछले लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे तो। सही है? तो ये वो लिंक होगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं इधर। अब एक ऑडिट साइकिल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिफ्रेशर वाले बच्चे ऑलरेडी ऑल टुगेदर एक ऑडिट साइकिल तो समझ के ही आए हुए होंगे। रिकैप एक, जब भी मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने की सोचता हूं तो सबसे पहले मैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं। क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं देखता हूं कि जो सामने वाला क्लाइंट जिसका मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने लगा हूं उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, कि मतलब वहां के ओनर्स, वहां के डायरेक्टर्स किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे आज ही पता है कि किसी जरदारी की कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे पता है वहां पे मसले ही मसले होंगे, तो मैं जितना भी चेक कर लूं वहां पे सब फेक होगा। तो क्या मैं उस इदारे का ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा या शुरू में ही कटा दूंगा? ये तो पहली बात हो गई। आप क्लाइंट चेक लगाते हैं, क्लाइंट की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर आप अपने आप को देखते हैं कि क्या आप कॉम्पिटेंट हैं उस इदारे का ऑडिट करने के लिए, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। आप लेट से कि HBL जैसा बैंक आ जाए जिसकी 1800 ब्रांचेस हैं और आपके पास स्टाफ कुछ कुल मिला के 6 बंदों का है, तो क्या 1800 ब्रांचेस के ऑडिट को आप 6 बंदों से टैकल कर सकते हो? नहीं सर। आप कॉम्पिटेंट होंगे भी बट आप केपेबल नहीं है। आपने अपनी कैपेबिलिटीज को भी चेक करना होता है। अच्छा फिर सुनिएगा, जब आपने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, अपनी कैपेबिलिटीज देख ली, अब आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप ये देख सके कि हाँ भाई मैं ऑडिट कर सकता हूं। ऑडिट करने से पहले आप करते हैं एंगेजमेंट लेटर साइन। एंगेजमेंट लेटर में साइन करके मैं कुछ चीजें ये लिख देता हूं, एक ब्रीफ ओवरव्यू है। एंगेजमेंट लेटर में साइन करके मैं ये सीधा सीधा लिख देता हूं भाई कि आपकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, IFRS के तहत बनाना, यानी फ्रेमवर्क के तहत जो भी हमारा है, और आपने हर वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है जो मैं आपसे मांगू, बंदों से इंक्वायरी करने देनी है। सारी चीजें मैं कहां डॉक्यूमेंट करता हूं? एंगेजमेंट लेटर में। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। जब मैं एग्रीमेंट कर लेता हूं, अब मेरे पास बिल्कुल पक्के हथियार है कि हाँ भाई अब जो मैं बोलूंगा वो करेगा, क्योंकि उसने लिख के दे दिया, साइन कर दिया।
जैसे ही मैं ऑडिट करने जाता हूं तो पहले मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं। अब एक रिकैप दे रहा हूं, साथ साथ हो जाओ ताकि सारे। रिस्क असेसमेंट में मैं रिस्क असेस ऐसे करता हूं, मैं एंटिटी को समझता हूं, उसके एनवायरनमेंट को समझता हूं, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता हूं, ताकि मुझे क्या पता लगे, रिस्क। एक एक करके एग्जांपल देता हूं। तुमने देखा कि एंटिटी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो जब एंटिटी एक्सपोर्ट कर रही होती है तो आपको एक खदशा होता है, एक रिस्क होता है कि वो जब भी सेल रिकॉर्ड कर रही होगी तो हो सकता है एक्सचेंज रेट गलत यूज हो गया हो। दिस इज द रिस्क। आप बोलते हैं पॉसिबल एरर्स क्या हो सकते हैं, क्या सोचते हैं भाई? ऑडिट इज नॉट अबाउट, ऑडिट ये नहीं है कि आपने इनवॉइस वेरीफाई कर ली, आपने एक्सपोर्ट की इनवॉइस देख ली। ऑडिट इज ऑल अबाउट कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल एरर। पर वो पॉसिबल एरर आपको तब पता लगेगा जब आप इदारे को समझते हैं, उसके ऑपरेशंस को समझते हैं कि वो करता क्या है। एक एक करके रिकैप करते ताकि बच्चे कुछ कुछ हद तक साथ आ जाएं। सही है जी। दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि एंटिटी इंपोर्ट करती है और फिर बेचती है। अब इंपोर्ट ही बैन हो गए तो क्या कंपनी की गोइंग कंसर्न का मसला आएगा? क्योंकि कंपनी के पास कुछ बेचने के लिए मौजूद नहीं होगा। तो सही, ये गोइंग कंसर्न के इशू आ जाएंगे, कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये आपको कैसे पता लगा? जब आपने अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की और एनवायरनमेंट की, एंटिटी की और एनवायरनमेंट की। फिर वो बोलता है कि आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करके। एग्जाम्पल दें सर। मैंने जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए तो मैंने पिछले साल के रेशियो को इस साल के रेशियो से कंपेयर किया, तो मुझे पता लगा कि मेरे डेटर टर्नओवर डेज बढ़ गए। तो डेटर टर्नओवर डेज के इंक्रीज होने के रीजन हो सकते हैं कि या तो वाकई मैंने अपना क्रेडिट पीरियड इंक्रीज किया हो, या तो मेरे पैसे रिकवर ना हो रहे हो। तो पैसे ना रिकवर होना आप कहते हैं पॉसिबल रिस्क। क्या हो सकता है कि आपके बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड ना हुआ। पर ये आपको कैसे पता लगा? जब आपने एंटिटी को अंडरस्टैंड किया, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए। ऑडिट ये नहीं है कि आपने से वेरिफिकेशन किया, आप बताओ व्हाट कुड बी द पॉसिबल एरर, मसला क्या हो सकता है। ये आपको कब पता लगता है? जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, और इंक्लूडिंग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेते हो। ऐसा है? चलिए जी, हमने एक और चीज एक एक करके। मुझे पता लगा, प्लीज सुनना तुम लोग, मुझे पता लगा कि एक इदारे ने लोन लिया हुआ है। यार ऑडिट इज नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ लोन के पैसे आते हुए वेरीफाई किए, एग्रीमेंट चेक कर लिया। आप ये भी तो देखेंगे डेट कोवेनेंट्स तो ब्रीच नहीं हुए। तो अगर डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए मतलब वो डेट देने की शर्तें थी। क्या ऐसा हो सकता है कि डेट कोवेनेंट्स अगर ब्रीच हो जाए तो लोन इमीडिएटली रीपेबल हो जाता है? ऐसा है? तो आपका बीइंग एन ऑडिटर क्या कोई सिर्फ पर्पस वेरिफिकेशन है या रिस्क भी है? आप देखें व्हाट कुड गो रॉन्ग, गलती क्या हो सकती है। हम लोग अपनी ईवाई में व्हाट कुड गो रॉन्ग की अप्रोच पे जाते हैं, भाई इस साइड में क्या क्या गलत हो सकता है। तो मैं बच्चे को कहता हूँ इस साइड में जो जो गलत हो सकता है तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम उसको समझोगे, जब तुम उसको समझोगे। पहले वो तो यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, जैसे ही मुझे रिस्क पता लग जाता है मैं उसको लाइन से जॉट डाउन कर देता हूँ। एक और चीज रिपीट करता हूं जस्ट टू मेक यू क्लियर, कि जब मैं ऑडिट कर रहा होता हूं ना तो तब मैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग भी लेता हूं। और मैंने बच्चों को सिखाया ही है, तुम लोग देखोगे क्लास बड़ी डिटेल होगी, कि इंटरनल कंट्रोल को समझना इसलिए लाजमी है क्योंकि मेरे एफएस के अंदर जो भी चीज रिकॉर्ड होती है किसी प्रोसेस से गुजर के होती है। लेट्स से, क्या मेरी सेल ऐसे ही रिकॉर्ड होती है या पहले कोई परचेज ऑर्डर आता है? साथ साथ बोलना, पहले क्या आता है? और मैं ये देखता हूं कि उस बंदे को उधार पे माल देना है, उसके लिए क्रेडिट लिमिट सेट होती है या चेक होती है? क्रेडिट लिमिट इसलिए सेट होती है कि मैं ये तय कर पाऊं कि उसको उधार कितने का देना है। ये कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है। उस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि मैं किसी ऐसे बंदे को माल ना बेचूं जो मुझे पैसे वापस। तो वो कि भाई मैंने अगर किसी बच्चे को लेट से इसको मैंने कहा जाके यार जानी ये देखो तुम्हें रिसीवेबल का ऑडिट करना है, तो पहले बोलेगा सर पहले रिसीवेबल का ऑडिट तो बाद में करूंगा, पहले समझू तो सही कि डेटर डेज कितने हैं, उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं। अगर इसको पता लगे माल बेचने से पहले कोई क्रेडिट लिमिट सेट या चेक नहीं होती तो क्या रिस्क है? तो उसको कैसे पता लगा? क्योंकि जब इसने इंटरनल कंट्रोल को समझा, यानी जो भी मेरे एफएस में चीज आ रही है आप पहले समझें कि उसके ऊपर कंट्रोल क्या लगे हुए हैं। अगर कंट्रोल डेफिशिएंट है तो मतलब वहां पे मसला हो सकता है। आप पता है क्या करते हैं ऑडिट करते वक्त? ऑडिट तो बाद में शुरू होता है, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। दिस इज प्लानिंग जो वी आर डूइंग। आपने प्लानिंग की, आपको रिस्क पता लग गए कि यहाँ पे ये मसला हो सकता है, तो क्या आप अंधों की तरह फायरिंग करेंगे? टारगेटेड ऑडिट होगा क्योंकि आपको मसले पता चल चुके हैं। भाई आपको रिस्क पता लग गया ना,
अब आप आएंगे अगले फेज के ऊपर जिसमें आप कहेंगे वी आर डूइंग टारगेटेड ऑडिट, हर रिस्क के अगेंस्ट में वेरीफाई करेंगे, हर रिस्क के अगेंस्ट में वेरीफाई करेंगे। आप मुझे खुद बताओ, जब आप लोगों ने हर रिस्क के अगेंस्ट में वेरिफिकेशन की, क्या आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा? हाँ या नहीं? अच्छा, अगर आपको एविडेंस मिल जाएगा तो आप फिर एक स्टेज पे पहुंचेंगे जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। जिसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। मतलब अब आप ये डिसाइड करने वाले हैं कि क्या सब सही है या कोई मसला है, क्योंकि हो सकता है ऑडिट में आपको कुछ मसले दिख जाएं, पर व्हाटसोएवर द केसेस, आप लोग जब पेपर देते हो, मेहनत करते हो। अच्छा, आपका क्या है, आप जब लेट से कोई कैफ की अटेम्प्ट दे रहे हो या FAI2 दे रहे हो, ऑडिट दे रहे हो, तो आप बोलते हो यार ये मेरा कोर्स आउटलाइन है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, इसको ऐसे प्रिपेयर करना है, आपके प्रोसीजर्स क्या, आपकी तैयारी, आपके लेक्चर्स, ये सारी चीजें। आप जब उसको परफॉर्म करते हो तो आखिर में आपको क्या मिलती है? रिपोर्ट। आखिर में क्या मिलती है? तो जब मैं ऑडिट करूंगा तो उसके रिजल्ट्स किसके जरिए कम्युनिकेट करूंगा? ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। तो सर अब हम फाइनली वो चीज शुरू करने वाले हैं कि आपने रिस्क असेसमेंट की, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। अब आप समझें कि आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए, और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद आपके जो भी नताइज हैं, अब आप वो रिपोर्ट करने वाले हैं किसके जरिए? ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। तो उसको हम कहते हैं ऑडिट ओपिनियन एंड रिपोर्ट। क्लियर है यहां तक? हम यहां तक लेके आया था तभी तुम्हें पूरी कहानी सुनाई। यानी अब आपने सिर्फ अज्यूम करना है, क्योंकि एक लैग हमारी बीच की है जो कि हमने करनी है ऑडिट प्रोसीजर्स। पहले हम ये अज्यूम करें हमने ऑडिट प्रोसीजर्स कर लिए, उसके बाद अगर मैं रिपोर्ट दे रहा हूं तो उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या होना चाहिए? रिपोर्ट का फॉर्म एंड, अच्छा तुम्हारे पास जो मैसेज आता है ICAP का, उसका भी कोई कंटेंट होता है? P क्रेडिट्स इज इक्वल टू 34 45 46 नहीं, या तो कैफ स्टेटस पास, ये वाला ज्यादा अच्छा है ना। तो देयर इज अ फॉर्मेट कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अच्छा, कैफ स्टेटस पास आया ना तो मतलब पूरा क्लियर है। P डॉट क्रेडिट आ रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ क्लियर है। अगर सब में मार्क्स आ जाए तो मतलब, तो यानी ये एक्सपेक्टेशन डेवलप की है किसने? ICAP ने। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द ऑडिटर, कि मैं जब रिपोर्ट दूंगा तो वो इस फॉर्म की होगी, ताकि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। साथ साथ बोलोगे, ताकि सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो जाहिर सी बात है हर कोई अपनी रिपोर्ट अपना खत नहीं लिख सकता। रिपोर्ट का एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशन हो कि कब किस चीज का मतलब क्या होता है। परमानेंट क्रेडिट का मतलब पता है ना? पास होना। ये एक्सपेक्टेशन किसने डेवलप की है? ICAP ने। मार्क्स का मतलब पता है ना? फेल होना। ये किसने डेवलप की है? ICAP ने। कैफ स्टेटस पास, सब क्लियर होना, ये एक्सपेक्टेशन किसने डेवलप की है? तो फिर ये ऑडिटर ने भी तो डेवलप की है। उसने बोला भाई मैं रिपोर्ट का कंटेंट आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में सेम होगा, और पूरी दुनिया में जब जब कुछ चेंज होगा तो समझ जाना इसका मतलब ये है। जैसे हमारा परमानेंट क्रेडिट आता है तो मतलब कुछ पेपर पास है, कुछ पेपर फेल है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं ये कहता हूँ कैफ स्टेटस पास है मतलब सब कुछ पास है। तो इसी तरीके से जानी, इसी तरीके से रिपोर्ट का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी बंदा रिपोर्ट पढ़े उसका फॉर्मेट क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि वो आया किसकी तरफ से? आया किसकी तरफ से? ऑडिटर की तरफ से। ऑडिटर फॉलो करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब है मैं भी वही फॉलो करता हूँ, पूरी दुनिया भी वही फॉलो करती है। पहले बताओ बात क्लियर है? चलें जी सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा सर, यहां पे मुझे इस चैप्टर के अंदर सीखना क्या है जानी? इस चैप्टर के अंदर सीखना यह है कि एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होते हैं, मतलब रिपोर्ट के अंदर आता क्या क्या है। और दूसरी चीज सिखानी है कि अगर हालात वाकयात चेंज हो जाएं, जैसे आपके केस में मार्क्स तरीके से नीचे आ जाएं, तो क्या नतीजा होता है। तो वो भी यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि अगर हालात वाकयात चेंज हो जाए, आप इसको हालात वाकयात को तुम्हारी एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूं। अगर कोई मिस स्टेटमेंट मिल जाए, मिस स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल्स के अंदर गलती, और वो गलती मैनेजमेंट सही ना करे, तो उस केस में आपने रिपोर्ट में उसको किस तरीके से बताना है, तो वो भी कौन सा आयजा मुझे बताएगा? 700, जो मुझे बताता है ऑडिट ओपिनियन और उसके रिपोर्ट के एलिमेंट्स, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? अच्छा देखो, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है, बच्चे डायरेक्टली आगे चले जाते हैं। देखो यार, अगर आपको यही नहीं पता ना कि आपकी रिपोर्ट में आता क्या क्या है, एग्जामिनर ने सीए फाइनल में सवाल पूछा, रिपोर्ट दे दी,
बोला इसमें गलतियां निकालो, तो बच्चा बोला रिपोर्ट दी थी गलतियां निकालो, मैं तो सीख के ही आया हूँ कि भाई ओपिनियन कैसे देते हैं। ओ भाई ओपिनियन तो दूर की बात है, आप पहले ये देखो कि आपकी रिपोर्ट में आता क्या क्या है। तो हमने उस पहले फ्रेमवर्क को साथ साथ लेके चलना है। चलिए जी फोकस के साथ हमने कहा कि सर अब सबसे पहले अगर बात करूं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इसमें से वापस से रिपीट कर रहा हूं, आईजा 700 जल्दी से बताओ आपको क्या सिखाएगा जल्दी से। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आता और इसमें कब कब चेंजेस अगर कोई हालात वाकयात हुए। बात क्लियर है? फोकस होके इधर देखिएगा प्लीज, ऑनलाइन वालों साथ हो यहां तक जल्दी बताओ। तो प्लीज मुझे एक चीज क्लियर करो, ऑडिट रिपोर्ट पे आप पहुंचे कब हो गए? वेरी गुड, जब प्रोसीजर परफॉर्म। अच्छा प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो रिस्क असेसमेंट के बगैर? क्यों? टारगेटेड ऑडिट नहीं हो पाएगा, तो आपने पहले रिस्क असेस करना है, फिर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, फिर कंक्लूड करके रिपोर्ट देनी है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं, अब हम किस पे आ चुके हैं? रिपोर्ट पे। और सबसे पहले जब रिपोर्ट का आइजा खोलता हूं तो सबसे पहले आता है कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि रिपोर्ट के अंदर आता और फिर कब कब हालात वाकयात में ये रिपोर्ट का कौन सा एलिमेंट चेंज होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे जा सकते हैं, पहले इसको अपने भेजे में फिक्स करो ताकि टारगेटेड लेके चलें इसको उसको। इधर सुनो, मैंने ये कहा कि भाई ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिवन एंड एग्जामिनर विल आस्क टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज, या तो मुझे बताओ ये तुम कब कर पाओगे? जब हमें पता होगा कि रिपोर्ट में आता क्या क्या है। 5, 6, 10, 15 सिनेरियोज होंगे, मैं तुम्हें 10-15 के 10-15 कराऊंगा। तो अगर उसमें से कोई भी सिनेरियो आ जाए और वो बोले ये सिनेरियो है, उसमें रिपोर्ट ये दी हुई है, तो आप ही वो शख्स होंगे कि ये कंक्लूड करेंगे कि इस सिनेरियो में ये रिपोर्ट जानी चाहिए। लेट्स से एग्जांपल देता हूं भाई, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे 50% प्लस मार्क्स हैं तो तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए परमानेंट क्रेडिट, परमानेंट क्रेडिट मिलना चाहिए ना, तो ये डिसाइडेड है ना कि मार्क्स पे नहीं है, पास होने पे परमानेंट क्रेडिट है। तो ये भी यही बताएगा कि अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के अंदर रिपोर्ट कैसी जाएगी, तो वो आपने कंक्लूड करना है। पर वो कब पता होगा? जब आपके 15 के 15 सिनेरियोस आपके भेजे में क्या हो, फिक्स हो। क्यों? अच्छा ये स्टैंडर्डाइज क्यों किया गया जल्दी बताओ। अच्छा लेट्स से मैं यूएस में बैठा हूं और मुझे किसी यूएस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फोकस होकर सुनना क्योंकि तुम लोगों के लिए ही है। मुझे यूएस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, यूएस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर ने बताया कि मिस स्टेटमेंट थी। अब वो जो मिस स्टेटमेंट है जो यूएस कंपनी का, जैसे लेट्स अज्यूम करो कि यूएस ईवाई ने उस कंपनी का ऑडिट किया, अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि उस कंपनी के फाइनेंशियल्स में मसला था? मैं क्या रीड करूंगा? ऑडिट रिपोर्ट। पर ऑडिट रिपोर्ट में कोई तो सेक्शन होगा ना जो मुझे ये बताएगा, कोई तो अल्फाज होंगे जो मुझे बताएंगे कि इस फाइनेंशियल्स में क्या थी। पर वो मिस स्टेटमेंट लिखने का तरीका यूएस के ऑडिटर का अलग होगा, पाकिस्तान के ऑडिटर का अलग होगा, या सबका सेम होगा? सबका सेम होगा। तो सर भाई उसके लिखने का तरीका भी सेम होगा, मेरे लिखने का भी तरीका सेम होगा, मतलब एक इन्वेस्टर को लिबर्टी दी गई क्या वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, आपको उस कंपनी के हालात वाकयात देखने हैं तो आप उसकी कंपनी के फाइनेंशियल के साथ साथ उसकी रिपोर्ट भी देखें कि क्या उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? तो सर मुझे एक बात बताओ, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो आपने वो 15-20 जितने भी केसेस है वो मेरे साथ सीखने। तो अगर मैं आपको कहूं मिस स्टेटमेंट है तो आप कहेंगे मिस स्टेटमेंट में ये रिपोर्ट होती है, ऐसा है? अगर मैं आपको सब सही है तो सब सही है तो उसमें ये रिपोर्ट होती है। तो आपको फिर उस वक्त ये गेज करना है सवाल के हालात वाकयात को, क्योंकि सिनेरियोज आते हैं। क्लियर है? अच्छा खैर, पहला केस क्या आ सकता है कि भाई आपको ऑडिट रिपोर्ट देगा और एग्जामिनर बोलेगा इसमें से क्या निकालो गलतियां, फिर आप ही वो शख्स होगे जो कंक्लूड करोगे कि क्या इसमें सब सही है, और फिर सही नहीं है तो उसको लिखना कैसा है वो मेरा सिखाने का काम है आगे। दूसरी चीज वो बोलेगा, सिनेरियो दे देगा और बोलेगा कि बताओ भाई इस हालात वाकयात के अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट का कौन सा एरिया इफेक्ट होगा। अब देखो दोनों में फर्क है। मैं क्यों इस पे काम कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों के फेलियर का रीजन क्या है? यार सर मैं तो सही लिख के आया था, जब मैंने उसको बोला तुम मुझे सवाल लिख के दे, उसने रिक्वायरमेंट ही गलत पिक की। पहले और दूसरे में कोई फर्क बता दे मैं मान जाऊंगा, सुकून से रीड करो, कोई मसले वाली बात नहीं है, देख के। पहले वाले में सारा कंटेंट दिया होगा, उसमें मिस्टेक्स निकालनी होगी, और दूसरे उसमें कंटेंट में जो है क्या क्या चेंजेस आएंगी वो बताना। नहीं, गलत।
वो तो पहली वाली बात कर ली ना तुमने, पहले तो तुमने सही कहा कि पूरा कंटेंट दिया हुआ है और बोलेगा इसमें से गलतियां निकालो। नहीं, सिनेरियो देगा और बोलेगा ये सिनेरियो बताओ, इस सिनेरियो इस मसले की वजह से रिपोर्ट के कौन सा एलिमेंट में चेंज आएगा। नहीं आई बात समझ? देखो दो अलग बातें हैं। देखो यही तो क्लैरिटी है जो हमें एग्जाम में चाहिए यार। मैं कह रहा हूं पहले मेरे को सिनेरियो दे दिया और सिनेरियो देके बोल रहा है कि बताओ इस हालात वाकयात में तुम बीइंग एन ऑडिटर कौन से एरिया को इफेक्ट करते हैं रिपोर्ट में। अच्छा अब इसकी एग्जांपल यूं देता हूं, भाई जब तुम कैफ स्टेटस लिखते हो तो कैफ स्टेटस तो सेम है ना, तुम्हें चेंज करना है इसके आगे। तो वो बोल रहा है कि भाई अगर लेट से लॉ का पेपर फेल हुआ है तो चेंज सिर्फ क्या करोगे, क्योंकि हालात क्या बताए थे कि पेपर कौन सा फेल हुआ है, लॉ का, तो उस मैसेज के अंदर से क्या चेंज होना चाहिए, लॉ। तो वो बोल रहा सिनेरियो देके बोलूंगा और मुझे बताओ कि इस सिनेरियो में तुम होते तो तुम रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट को चेंज करते, बाकी किसी चीज का नहीं पूछ रहा। पहले वाले केस में क्या बोल रहा है, पूरी रिपोर्ट दे दी, जो जो मिस्टेक से बता दो। तो पहले तो दोनों में फर्क समझ आया, यानी पहले में रिपोर्ट दे दी है, दूसरे में सिनेरियो दे दिया, या यूं कहें पहले वाले में रिपोर्ट के साथ सिनेरियो दिया और बोला कि इस सिनेरियो के ऊपर ये रिपोर्ट बनती है नहीं बनती। दूसरे में क्या दे दिया, सिर्फ सिनेरियो, और बोला इस सिनेरियो पे तुम मुझे लिख के बताओ कि रिपोर्ट का कौन सा एलिमेंट हिट होगा। दोनों में फर्क समझ आया? तो दिस इज द वेरी की एलिमेंट। खुदा के वास्ते अगर तुमने गलत लिख दिया तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिलेगा। 16 नंबर भी आए बच्चों के, बोले 100 नंबर का पेपर करके आया वो भाई, तो फिर रिक्वायरमेंट तो देखो। मैंने उसको सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, खुदा के लिए तुम एक काम करो, मुझे अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे लिख के दे दो। अल्लाह की कसम जो उसने ब्लेंडर मारे तुम्हारी सोच है। वो भाई रिक्वायरमेंट गलत पिक करके आया, ऐसे थोड़ी ना कि कोर्स से बाहर सवाल आया है। रिक्वायरमेंट तो पिक करो कि पूछा क्या है उसने, पहले तो बात क्लियर है। इधर देखो, चलें जी, अब सर तीसरा सवाल, सिनेरियो क्या हो सकता है, गलती आइडेंटिफाई हुई है, सबूत ही नहीं मिल रहा, गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं, कंपनी पे केस चल रहा है। अच्छा वापस से सुने, वो कह ये रहा है कि सिनेरियो में ये कुछ 4 चीजें दे सकता है। पहली चीज क्या दे सकता है, जल्दी बताओ, मिस स्टेटमेंट। अच्छा मिस स्टेटमेंट होगी तो रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे इंपैक्ट आएगा वो भी हमने सीखा नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ सवाल ऐसा आ सकता है, वो बोलेगा एक सिनेरियो बना के देगा, बोलेगा इदारे में जाके मुझे सबूत ही नहीं मिल रहे, कोई मुझे इंटरटेन ही नहीं कर रहा। इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ स्कोप लिमिटेशन। क्या कहता हूँ, यानी मेरे ऑडिट का स्कोप क्या था, चेक करना, वो मुझे उससे रोका जा रहा है, तो वो मेरे स्कोप पे क्या लगा रहा है, लिमिटेशन। तो जब स्कोप लिमिटेशन है, मेरे पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में रिपोर्ट के कौन से सेक्शन में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। तीसरी चीज, किसका मसला है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ना, इंपोर्ट बैन हो गए और तुम बेचते ही इंपोर्टेड गुड्स हो, तो क्या कंपनी चल पाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो क्या शेयर होल्डर को नहीं बताऊं, क्यों बताऊं, उनको नहीं पता होगा, इसी से तो पता लगेगा। देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पता होगा, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पता है क्या करेगा, दादा ये लोग कंपनी बेहतरीन खरीदे लेके चले जाओ, बाद में पता लगेगा उसके क्या मसले चल रहे थे गोइंग कंसर्न के। तो मुझे बताओ क्या ये रिपोर्ट के जरिए बताना चाहिए, पक्की बात है। अच्छा बोले कंपनी पे एक सिवियर केस चल रहा है, तो फाइनेंशियल्स में लिखा हुआ होगा ना, उसको एम्फेसाइज कौन कराएगा, ऑडिटर। तो ऑडिटर को कहा गया भाई मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूं, इससे हालात वाकयात में आपने रिपोर्ट में कुछ चीजें बतानी है। तो वो पहले सिनेरियोस को समझेंगे, फिर देखेंगे रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तीसरी चीज बोलेगा ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो पे बताओ रिपोर्ट का ये सेक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो कितनी रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं, 3। अच्छा अभी मैं ऑल टुगेदर बता दूं, हम ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में हैं। ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में मुझे ये सीखना है कि रिपोर्ट लिखी किस तरीके से जाती है और रिपोर्ट में आता क्या क्या है, और कब कौन से हालात वाकयात में रिपोर्ट का कौन सा एलिमेंट चेंज होगा। मैंने उसी पे सारे पॉसिबल सवाल निकाल लिए, ACCA, ICAE, CA के। मुझे पता लग गया ये सवाल पूछे उसने, इससे बाहर वो पूछ भी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है, सवाल भी उसने तीनों को माशाल्लाह पूरा कवर किया हुआ है। अच्छा दूसरे और तीसरे में क्या फर्क है, वेरी गुड। दूसरे में आपने सिर्फ बताना है कौन सा एरिया हिट होगा, तीसरे में आपको वो एरिया पूरा लिख के देना है। ये बात नहीं समझ आई, देखें चलो एक एक करके। पहला क्या था, गलतियां निकालो। दूसरा क्या था, इस सिनेरियो पे रिपोर्ट का कौन सा एलिमेंट
हिट होगा सिर्फ ये बता दो। तीसरा क्या है, वो सेक्शन लिख के बता दो। तीनों सिचुएशन समझ आती हैं, तो आपने सवाल भी तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देना है। पर अगर मैं तुमसे एक समरी बताऊं, ये तीनों तुम जवाब तब दे पाओगे जब तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट आती होगी। और ऑडिट रिपोर्ट आने के लिए तुम्हें एक एलिमेंट आना चाहिए, सारे एलिमेंट्स। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? चलिए जी, ऑनलाइन वालों कंफर्मेशन दे दो, फिर चलेंगे। अच्छा सर, मेरे को भी ये बात नहीं समझ आई, नीचे भी सिनेरियो आ रहे हैं, ऊपर भी सिनेरियो आ रहे हैं, ये बात क्या है? इसमें ड्राफ्ट करके देना है सेक्शन, उसमें बताना है सिनेरियो में इंपैक्ट क्या आएगा। बात क्लियर है? चलें जी सर, अब हम वाकई में शुरू कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बहुत सुकून और तामुल से मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगी, ये आपके भेजे में फिक्स हो जाएगी। आप खाली सुने मेरी बात। और अगर जो बुक लेके बैठा हुआ है, उसमें बुक में एक पेज की समरी है इसकी, आपको कुछ लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ सुने और मेरे से सवालात करें। 50 सवाल करो, 100 सवाल करो, पागल हो जाओ, प्रैक्टिस करके सही हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा। अगर फजूल में सिर्फ लिखते रहे और सिर्फ सुनते रहे और सवालात की प्रैक्टिस नहीं की, 20 नंबर 25 नंबर आएंगे। फेल 20 पे भी है, फेल 49 पे भी है, पर फेल है। आपको पास करना है तो आपको लिखना है, पर लिखना मतलब सवालात लिखना है। और जो भी नोटिंग है मेरी बुक के ऊपर करोगे। सही है? ये सब प्रोवाइड कर दिया गया, खाली फोकस के साथ सुनो। सबसे पहले बोलता है, जब रिपोर्ट किसी को दोगे ना, तो रिपोर्ट आप उसके ऊपर टाइटल डाल के दोगे। क्या डाल के दोगे? टाइटल में लिख के दोगे, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। व्हाई वी आर राइटिंग इट? हाँ जी भाई, एक कंपनी में अगर इंटरनल ऑडिटर है, इस कंपनी ने अपना भी ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, अपना ऑडिटर मतलब कंपनी के अंदर एक बंदा रखा हुआ है चेक एंड बैलेंस के लिए, वो रिपोर्ट देते, क्या मसला है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, जब याद करो, जब तुम क्लाइंट एक्सेप्टेंस करते हो ना, तो तुम ये भी देखते हो मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो तुम बताओ ना लोगों को कि मैं वो ऑडिटर हूं जो कि इस कंपनी से मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे कोई वहां पे शेयर्स नहीं है, कोई हमारी वाइफ वहां पे सीएफओ नहीं है, कोई हमारा जानने वाला नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, तभी मैं अनबायस ओपिनियन दे रहा हूं, तभी मैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंपनी तुमसे ऑडिट करवाएगी, उस रिपोर्ट में वजन कब आएगा? अब एक बच्चा सोचे तो पत्थर डाल के रख देंगे। अबे भाई, उस रिपोर्ट में वजन कब आएगा? जब आप बोलेंगे ये ऑडिटर किसने किया है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने किया। अगर मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर की हेडिंग हटा दूं, अच्छा अब तुम्हें एक आईसीडब्ल्यू का सवाल बताऊं, दिखाऊंगा अभी, या क्या मतलब उसका दिमाग है साले का, तुम सुनो। उसको पता था बच्चे उसको कटा के आएंगे हेडिंग को, उसने पूरी रिपोर्ट दी, उसने हेडिंग ही घुमा दी, शुरू किया नीचे से, यानी एड्रेस किया, जैसे एड्रेस करते ना कि भाई मैं ये खत इसको लिख रहा हूं, तो हम रिपोर्ट किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। तो टू दी मेंबर्स ऑफ XYZ कंपनी, उससे ऊपर से हेडिंग ही उड़ा दी। उसने बोला गलतियां निकालो, उसने बोला 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू इनकॉर्पोरेट हेडिंग title independent auditor's report because this has no value if the auditor is not independent। उसने क्या सवाल, उसने बोला पर मैंने रिपोर्ट दे दी पूरी ना, पहले ही लाइन उड़ा दी उसने, बच्चे का फोकस ही नहीं किया। अब जैसे तुम लोग मेरे साथ इंटरनल कंट्रोल के सवाल कर रहे थे ना, सर पहले पैराग्राफ में तो कुछ भी नहीं है, एक एक चीज में एलिमेंट है, एक एक चीज में चीजें हैं, खुदा के वास्ते इसको देख के करना। सवाल आपको बहुत बारीकियां होती हैं ऑडिट में, यानी अगर तुम फर्म में बैठे हो, तुम मेरे पास रिपोर्ट ले आए, और ऐसा होता है, जैसे एक बच्चा क्या किया, बैठा हुआ है ना वर्ड पे, MS वर्ड पे बनाई रिपोर्ट उसने, क्योंकि फॉर्मेट तो सबका क्या होगा? सेम। अब हालात वाकया चेंज होंगे तो वो चेंज हो जाएगा, हमारे पास तो हर एक सिचुएशन के हिसाब से ड्राफ्टिंग हुई हुई है। सुनो, होता क्या, अब बच्चा रिपोर्ट लेके आया, जब वो प्रिंट करने लगा ना, फॉर्मेटिंग के चक्कर में चसी ने ऊपर हेडिंग ही उड़ा दी। अच्छा, हमने भी कहा बच्चे को, हमारा मेरा सुपरवाइजर, बच्चा तो खैर वो बहुत छोटा हो गया, सुपरवाइजर को मैंने कहा पार्टनर के पास ले जा। वापस आया तो अजीब सी रोने वाली शक्ल हो रही थी उसकी। मैंने बोला क्या हुआ? बोल रहा सर मैं वो हेडिंग डालना भूल गया था, बस हेडिंग पे तो जलील किया मेरे को। अबे मैंने कहा हेडिंग पे जलील किया मतलब कौन सी हेडिंग भूल गया था? बोल रहा इंडिपेंडेंट। मैंने कहा उसने पूछा कुछ? बोला हाँ सर, मैंने बोल दिया आकाश को नहीं दिखाई थी। मैंने कहा शुक्र है, मैंने मेरे लग जाते खैर। पर मुझे भाई, मैंने तो नहीं देखी ना वाकई। मैंने बोला सुपरवाइजर लेवल का बंदा ये तो पता होगा। बोल रहा सर कसम से मुझे पता था, कसम से मुझे पता था, बट ये कि प्रिंटिंग में गलती हो गई, मैं जल्दबाजी में ले गया। मैंने कहा जल्दबाजी में पता चला क्या हुआ? तो खैर रोने वाली शक्ल हो रही थी, उसको मैंने समझाया। मैंने कहा खैर जलालत इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अगर मैं लेके जाता बगैर देखे तो मैं भी होता।
सही है जी। तो क्या है, मेरी बचत हो गई, तू रगड़े में आ गया। अब आज के बाद वो कुछ भी करता है हेडिंग नहीं भूलता, यानी इवन कॉपी में भी लिखता है ना, हेडिंग डाल के लिखता है कि भाई हाँ ये काम करने वाला हूं मैं। सही है। तो क्या है, आपको पता लगता है कि कितना लाजमी है क्या लिखना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। पहले बताओ ये बात क्लियर है। ये कंटेंट का पहला पार्ट है, टाइटल ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। यहां तक क्लैरिटी है। चलिए जी, हमने कहा कि सर आपको इसका एक ना स्ट्रक्चर दिखाते हैं। दिस इज द हेडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो बताता है कि ये बंदा जो ये रिपोर्ट दे रहा है उस कंपनी के मैनेजमेंट से कोई उसका रिलेशन नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इंडिपेंडेंट हुए बगैर ऑडिट कर सकता हूँ या मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा? तो इसके कुछ ना वो सेफगार्ड्स भी होते हैं, यानी एक्शंस भी होते हैं। लेट्स से मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें कभी मैं ईमेल भी दिखाऊंगा। मेरे पास मेरे अपने पर्सनल लैपटॉप पे ना हर क्वार्टरली कंफर्मेशन आती है। मुझसे पूछा जाता है कि आकाश भाई आप सिर्फ ये बता दें, हमारी एक MIS अपडेट होती है, ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेशन है। वो मुझसे पूछना, आकाश आप एक बात बताओ, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर आप किस किस कंपनी में शेयर होल्ड करते हो? मैंने कहा मेरी हालत देख के लगता है मैं कहीं शेयर होल्ड करता हूँ। बोले नहीं फिर भी बता दो। अगर करते हो, कंपनी का नाम लिखो, अपनी ओनरशिप लिखो और परसेंटेज लिखो कि तुम्हारे शेयर उस कंपनी में कितने हैं। हम क्या करते हैं, अपनी पूरी लिस्ट अपडेट करके देते हैं। ये क्यों करता हूं मैं हर क्वार्टरली? कल को जो मुझे क्लाइंट देगा ना, मेरा पार्टनर, क्या आकाश ये तुझे करना है, वो मुझे वो क्लाइंट ही नहीं देगा। कौन सा? अच्छा मेरे शेयर्स में तो क्या मसला है सर? अगर गलती होगी तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे EPS चाहिए होगी, EPS चाहिए होगी ज्यादा तो मेरी शेयर प्राइस होगी, मैं बेच दूंगा उसको, मुझे हो जाएगा गेन। तो मुझे आप एक बात बताओ, इस चीज को अवॉइड करने के लिए या तो मुझे पार्टनर दो ऑप्शंस देगा, देख आकाश करना तुझे ऑडिट, अपने शेयर्स को बेच। तो अगर मैं मना कर दूं तो मेरा राइट है, मैं नहीं बेच रहा, तो वो बोलेगा तुम्हें ऑडिट भी नहीं करना, क्योंकि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। पहले तो बात क्लियर है। चलें जी, अब सर ये देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, देखो ये रिपोर्ट का एक एक्सट्रैक्ट है। क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर? ये रिपोर्ट लिखने का तरीका है, पहले पे हमने इतना काम किया है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट की आपकी हेडिंग आनी है। यहां तक कोई मसला? चलें जी, अब आगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो बात समझ आ गई, हेडिंग है। दूसरी चीज एड्रेसी, किसको एड्रेस करते हैं रिपोर्ट? शेयर होल्डर्स को। तो हम लिखते हैं 2D मेंबर्स ऑफ XYZ कंपनी, या जो भी कंपनी है। अच्छा, बाज औकात होता ही है कि आपको ना शेयर होल्डर के लिए नहीं, स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है। एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा भी सब लिखा हुआ है बुक में। शाजिल सुनना, मेरे पास ना बहुत स्पेशल ऑडिट्स आते हैं। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, मुझे एक ब्रांच के ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया और मुझे कंपनी के CFO ने कहा कि भाई आप हमें इस ब्रांच के ऊपर ये ब्रांच जो लोन देती है ना, आप मुझे सिर्फ ये चेक करके दें कि ये जो लोन देती है क्या उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स रखती है। ये पूरी कंपनी का ऑडिट है या स्पेसिफिक हेड के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स का? स्पेसिफिक हेड के। दिस इज कॉल्ड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ये फाइनल में सीखोगे, एग्रीड अपॉन। मुझसे मैनेजमेंट ने कुछ प्रोसीजर एग्री किए, ये मैं करके आ जाऊंगा। अच्छा वैसे नॉर्मल ऑडिट में क्या प्रोसीजर एग्री होते हैं? अगर मैं उसको बता दूंगा ना ये करने वाला हूं, वो तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा। ये नॉर्मल ऑडिट नहीं, ये नॉर्मल ऑडिट के अलावा है। ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यानी समझो इस केस में जो मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें मुझे शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया या मैनेजमेंट ने? अच्छा, पूरे FS को देखने के लिए स्पेसिफिक हेड के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उस केस में मैं रिपोर्ट जो दूंगा तो रिपोर्ट नहीं दूंगा, देंगे, पर एड्रेस किसको करूंगा? CFO को, जिसने मुझे अपॉइंट किया। तो तभी आगे लिखा हुआ है एज अप्रोप्रिएट। पर 99% केसेस में ये कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। पर अगर किसी और ने अपॉइंट किया, चलो एक और चीज सुनो, एक कंपनी है, सुनना, एक कंपनी है उसके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है तब आपको ऑडिट करवाना होता है। अब उस कंपनी को लोन चाहिए, उस कंपनी को लोन चाहिए, तो उसके डायरेक्टर्स ने बोला कि प्लीज यार हमारी कंपनी को ऑडिट करके दे। क्यों करके दे? क्योंकि मुझे बैंक को जमा करानी है, क्योंकि मुझे। अच्छा, बैंक बोल रहा है मैं आपको तब तक लोन नहीं दूंगा जब तक मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि आपके फाइनेंशियल बिल्कुल सही है। तो क्या अब मैं ये रिपोर्ट मेंबर्स को दे रहा हूं या डायरेक्टर्स को? तो अब मेरे लिए एड्रेस ही कौन होगा? एज अप्रोप्रिएट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो आपको अपॉइंट कर रहा है। पहले तो बात क्लियर है।
चलें जी, तो यानी सर याद रखिएगा कि जब भी फर्म में जाएंगे और जब रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग हो रही होगी तो आप अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से लाजमी पूछिएगा भाई हमें अपॉइंट किसने किया था, क्योंकि आप जब रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे होंगे उसको रिव्यू कौन करेगा, मैनेजर। तो मैनेजर वहां जलील कर देगा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो आप उस वक्त पूछ लीजिएगा सर मुझे बता दें अपॉइंटमेंट किसकी हुई थी। अच्छा, अगर आपको देखना है कि आपको अपॉइंट किसने किया तो आप एंगेजमेंट लेटर भी देख सकते हैं। एंगेजमेंट लेटर पे जिसने साइन किए होंगे ना वो आपका अपॉइंटर है, और वहां पे लिखा जाता है कि ये रिपोर्ट एड्रेस किसको होगी। भाई बात क्लियर है। चलें जी, अब हमने ये कहा कि सर एड्रेसी के अंदर शेयर होल्डर्स मेंबर इन केस ऑफ, जो हमारा लीगल ऑडिट है यूजुअली शेयर होल्डर्स को किया जाता है क्योंकि हम उनको पैसा लगाया हुआ होता है, उनका सारी चीजें। डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, ये बात समझ आती है। डायरेक्टर्स को क्यों स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तुमने कंसोलिडेशन आज में से शुरू किया, क्या पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी को खरीदने से पहले ऑडिट करवा सकता है, हाँ या नहीं। तो क्या वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए। तो सर वो भी तो फिर यही है ना, स्पेशल ऑडिट के अंदर जो आपको अपॉइंट करेगा एड्रेस भी उसको ही करोगे। यानी सर, यानी हम एक बात करें, जो आपका लीगल ऑडिट होता है, स्ट्रेटजी ऑडिट होता है, उसके लिए तो मेंबर्स को ही जानी है क्योंकि वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो आपको अपॉइंट करेगा आप उसको देंगे रिपोर्ट। बात क्लियर है। पहले ऑनलाइन वालों तुम सब ये बताओ क्या ये एड्रेस ही क्लियर है। इट कैन बी डायरेक्टर, इट कैन बी इन्वेस्टर, इट कैन बी बैंक। तीनों एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं आपको, क्लियर है। ओके आगे। अच्छा व्हाट इफ तुम्हें सवाल में सिनेरियो दे, अब तो कनेक्ट करना है ना क्योंकि सिचुएशंस देखी हैं। तुम्हें सवाल में सिनेरियो दे और सिनेरियो में लिख के दे कि यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी एंड यू आर ऑडिटिंग सब्सिडरी, आपको रिपोर्ट बना के दे दे और बोले टू दी मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी। क्यों, तो शेयर होल्डर्स को तो दे दो, इन्वेस्टर को, यानी जिसने अपॉइंट किया है उसी को। तो पहले बताओ, देखो इतनी बारीकियां हैं कि एक बच्चा बोलता सर रिपोर्ट में एड्रेस तो था ना, ओ भाई एड्रेस क्या है, किसको, ये भी तो देखो कि सिचुएशन क्या कह रही है। सिचुएशन कह रही है आपको अपॉइंट किसने किया, इन्वेस्टर ने। तो रिपोर्ट क्या शेयर होल्डर्स को जाएगी, सब्सिडी के इन्वेस्टर को जाएगी, जिसने आपको अपॉइंट किया उसको बताओ ना भाई ये चल रहा है। पहले तो बात क्लियर है, पक्की बात है। चलें जी ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म करो। ये सारी चीजें मैंने अभी डिस्कस की आपसे, सारी लिखी हुई स्लाइड में आपको दे दूंगा। अच्छा पहले ये बता दो बुक के अंदर भी यही समरी है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है, आपने खाली उसके ऊपर एग्जांपल्स को नोट करना है, सही है। चलें जी। सर जी अगर मैनेजमेंट आपको अपॉइंट कर रही है तो उससे आपकी इंडिपेंडेंस नहीं हो जाएगी। नहीं ना, देखो 3 पार्टी एग्रीमेंट है ना, इंडिपेंडेंस हिट नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ सीन क्या होता है। लेट्स से अभी मैंने ऑडिट खत्म किया ईएफयू ग्रुप का, क्योंकि पूरा ग्रुप मैं देखता हूँ। ईएफयू ग्रुप का जब ऑडिट खत्म होता है ना तो डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। डायरेक्टर्स कौन है, गवर्नेंस। डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं मैनेजमेंट को कि इनको ऑडिटर लाओ, तो मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं है। अगर मैनेजमेंट ये बोले ना ईवाई को अपॉइंट करो, डायरेक्टर्स कह रहे हैं पीडब्ल्यूसी को ले आओ, तो फिर कौन आएगी, इनके हाथ में नहीं है। बात समझ आ रही है। और दूसरी बात, एक कोड ऑफ एथिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वहां पे कंडीशन है कि जैसे ही ऑडिट को 5 साल हो जाएंगे ना, ऑडिटर क्या हो जाएगा, रीजन फैमिलियरिटी थ्रेट्स, आपकी जान पहचान इतनी हो जाती है कि आपकी दोस्ती यारी में आप बोलते हो जाने दे यार, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो उस पर भी पाबंदी है ना, कितने सालों की, 5 सालों की, तो आगे सीखेंगे, सही है। तो ये तरीके हैं क्योंकि इसमें पूरा चेक एंड बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि हवा में ही बात हो रही है। और वैसे भी मैनेजमेंट भी मुझे अपॉइंट कर रही है, पर रिकमेंडेशन किसकी है, डायरेक्टर्स की, क्लियर है। अप्रूवल होता है प्रॉपर, उसके बगैर नहीं हो सकता। यानी उनको अप्रूवल लेनी होती है कि भाई हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, आप एग्री हैं, क्योंकि सारे अप्रूवल कौन करेगा, डायरेक्टर। रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें एड्रेस की मैनेजमेंट को कर रहे हैं, एड्रेस मैनेजमेंट को कहाँ कर रहे हैं, गलत, शेयर होल्डर्स। नहीं अगर फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं ना कि डायरेक्टर्स की अप्रूवल से मैनेजमेंट ही अपॉइंट कर रही है तो एड्रेस की मैनेजमेंट होगी। नहीं, एड्रेस की मैनेजमेंट नहीं, शेयर होल्डर्स। जो स्ट्रेटजी ऑडिटर होता है आपका, यानी लीगल ऑडिट होता है, उसके अंदर किसको एड्रेस होता है, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ होता है। यानी टेक्निकली आपको अपॉइंट शेयर होल्डर ही कर रहे होते हैं, क्योंकि अप्रूवल तो शेयर होल्डर का होता है ना एजीएम में। तो अपॉइंट तो वही कर रहे होते हैं, खाली एग्रीमेंट किससे साइन होता है, सीएफओ से, क्योंकि डेटा वगैरह कौन देगा मुझे, सीएफओ देगा। बात क्लियर है। तो एग्रीमेंट उससे साइन होता है, अपॉइंट कौन कर रहा होता है, शेयर होल्डर्स। और वो कहां से एविडेंट होता है, मिनट से, सही है। ये बात हो गई। चलें आगे जी। हाँ तो एक चीज सुनो सुनो सुनो, यानी इधर सुनना,
स्पेशल ऑडिट के अंदर अगर मैनेजमेंट को बता दें तो जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की मैंने बात की ना, उसमें कहता है आपको इंडिपेंडेंट होने की नीड नहीं है, क्योंकि वो आपका लीगल ऑडिट। आप ये तो नहीं बोल रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, आप कह रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। बात क्लियर है? तो ये चीज है। नहीं, इंटरनल नहीं। इंटरनल ऑडिट मतलब आप कंपनी के पेरोल पे हो, कंपनी के अंदर बैठ के काम करो, आपको तो एक असाइनमेंट के लिए गए हो। अब आगे जाके सिखाऊंगा मैं, अपने इतने जो जूनियर्स होते हैं ट्रेन किए हुए, मैं कंपनीज को ऐसे ही दे देता हूँ फारिग सीजन में, उनसे काम करवाती है वो। तो क्या वो इंटरनल ऑडिट है? नहीं, हमने अपना स्टाफ असाइन किया हुआ है वहां पे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आगे आ रही हैं सर्विसेज में, बट खैर टू मेक इट क्लियर, हम अभी बात कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट की, वो वाली ऑडिट रिपोर्ट जो लीगल ऑडिट है, जो हम पूरे एफएस पे दे रहे हैं। अब जैसे इसने पूछा मुझसे कि सर हम जब स्पेशल ऑडिट कर रहे हैं तो स्पेशल ऑडिट के लिए मुझे पूरे बैंक के लिए अपॉइंट किया गया था कि एक ब्रांच की स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के लिए? मुझे खाली ये बताना था चेक करके कि क्या हर, प्लीज सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ ये सीए फाइनल की चीज है, पर फिर भी आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। स्पेसिफिक ऑडिट जो मैंने आपको वो कहा ना कि आप जब कह रहे हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में आप खाली ये लिख के देते हैं रिपोर्ट में, उसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट भी अलग होता है। उस रिपोर्ट में आप लिख के देते हैं कि भाई मैंने 10 डॉक्यूमेंट चेक किए, 10 डॉक्यूमेंट थे या नहीं थे, बस। कंक्लूजन उन्होंने खुद ड्रॉ करना है। कंक्लूजन उन्होंने कि इसके आगे उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, मेरा कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता। मुझे वो बोलेगा 50 डॉक्यूमेंट है, 50 डॉक्यूमेंट को चेक कर लो। वो कहा किसने? मुझे, मैनेजमेंट ने। और इसके लिए वो कहता है आपको इंडिपेंडेंट होने की कोई नीड, क्योंकि आप अपनी जजमेंट ही नहीं चला रहे, आप वो कर रहे हो जो मुझे सामने वाला कह रहा है। बात क्लियर है? यानी उसने कहा कि भाई जैसे एआरडीडी की एग्जांपल लो, एआरडीडी ने ईवाई को अपॉइंट किया, बोला भाई मुझे बताओ कि जो भी स्लिप गई, जो भी बच्चे का एडमिशन आया, क्या उसके अगेंस्ट में स्लिप बनी या नहीं बनी? अब मैंने 1000 स्टूडेंट्स का डेटा उठाया, 1000 के 1000 स्टूडेंट्स पे देखा कि भाई पोर्टल आईडी आ रही है, स्लिप आ रही है, मैं रिपोर्ट में क्या लिख के दूंगा? यस, मैंने 1000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था और 1000 की स्लिप आ रही थी। अब इसके आगे जो करना मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि मैंने अपना कोई दिमाग नहीं चलाया। जब मैंने अपना दिमाग ही नहीं चलाया तो क्या मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? भाई इंडिपेंडेंट कौन से ऑडिट में होऊंगा? लीगल स्टैट्यूटरी ऑडिट में। वो कौन सा था? स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट में जो मुझे उसने कहा वो मैंने करके उसको थमा दिया। अब वो जाने, उसका काम जाने। यहाँ पे मैं लीगली बाइंडिंग हूँ, मुझसे पूछा जाएगा कि भाई तूने क्या काम किया, क्योंकि देखो लीगल ऑडिट के अंदर क्या मैं पूरी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, रिस्क असेस भी करता हूँ। और तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ, जो मुझे स्पेशल ऑडिट के लिए एग्रीड अपॉन के लिए अपॉइंट किया गया, क्या उसमें कोई रिस्क असेस करूंगा, या वो जो कह रहा है करके दे दूंगा? खत्म हो गई कहानी। अब पूछो। अच्छा, मैनेजमेंट अपना काम रिव्यू करवाने के लिए ऑडिटर को इसलिए लेके आएगी, जैसे एचबीएल की एग्जांपल लो। एचबीएल की 1800 ब्रांचेस हैं। अब वो ये कह रही है कि मैनेजमेंट के किसी बंदे से कराऊंगा, उसकी दोस्ती यारी निकलेगी। वो एक ऑडिटर जो है वो है तो थर्ड पार्टी ना, वो तो जितनी गलतियां निकालेगा उसको उतने पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो वो तो घुस के काम करेगा, उसका एक्सपर्ट है। तो हर कोई अपने काम का एक्सपर्ट होता है ना। तो वेरिफिकेशन में अगर हम एक्सपर्ट है तो किसको अपॉइंट किया जाएगा? क्लियर है? ऐसे तो हम कहेंगे घर में नलका खराब हो गया तो खुद ही बना दूं, प्लम्बर को क्यों बुलाते हैं? एक्सपर्ट है ना। तो हम बाकी जैसे डॉक्यूमेंट्स के प्लम्बर हैं समझो। क्लियर है? इधर चलो जी, खैर यहाँ तक बात क्लियर है भाई। शाहजिल एक सवाल पूछ रहे हैं, एड्रेसी मतलब जो ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है? नहीं, एड्रेसी मतलब जिसको रिपोर्ट एड्रेस होनी है। यानी और कोई सवाल? पक्की बात है? क्लियर हो गया दोनों को? ओके, चलें जी। ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्म कर दें ताकि आगे चले। और दिस इज वेरी गुड टू आस्क कि भाई अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि एड्रेस ही है, क्यों अपॉइंट करेगा, वो सारी चीजें बिल्कुल सही है भाई। आगे फोकस के साथ, सबसे मेन चीज क्या है? ये ओपिनियन। जानी बिल्कुल फोकस होकर सुनना ही है, क्योंकि इसमें एक एक चीज। और मैं आपको बता दूं, जिसने इन बारीकियों पे काम नहीं किया, 15 नंबर का रिपोर्ट का सवाल आता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सवाल आए और रिपोर्ट का सवाल ना आए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यही तो मेन चीज है। इसके बगैर तो आपका ऑडिट किसी काम का नहीं है। इवन एक अटेम्प्ट ऐसी भी रही है कि ये थ्रेशोल्ड 25 तक गया है। उसने बोला क्या, 3-4 को मिला दिया उसने। सुनो, उसने एक सिचुएशन दी, बोला सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो रिपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या आएगा। फिर एक सवाल दिया, रिपोर्ट दी थी, बोल दिया गलतियां निकालो। तो बेटा ऑल टुगेदर इस पे बड़ी खतरनाक ग्रिप होनी चाहिए, तभी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। और इसमें आपने एक भी कंपोनेंट मिस किया तो मतलब वो 5-6 स्टैंडर्ड्स का ब्लेंड, तो एक मिस किया तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरी कहानी है, मेरा काम है कि मैंने कैसे लिंक करके चलना है। अब फोकस होके सुनना है इधर। 90% ऑफ द टाइम्स एड्रेसी और अपॉइंटर सेम है, लेकिन हर दफा नहीं। बिल्कुल देखो,
99% ऑफ द टाइम्स या 90% ऑफ द टाइम आपका एड्रेस ही कौन होगा? शेयर होल्डर। क्योंकि आप नॉर्मल ऑडिट कौन सा करते हैं? शेड्यूल ऑडिट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई स्पेशल ऑडिट तो जो अपॉइंट करेगा उसको करेंगे। और टेक्निकली मुझे एजीएम में शेयर होल्डर ही अपॉइंट कर रहा है, तो मैं रिपोर्ट भी किसको करूंगा? शेयर होल्डर को। क्लियर है? आगे ओपिनियन। अब समझो मेरी बात को। जैसे आईकैप में इसको लिंक इसलिए कर रहा हूं ताकि आसानी से समझ आए। आईकैप में आपको मैसेज चलाना है पास या फेल का, तो सबसे पहले मैसेज आता है आईकैप का, टाइटल है ना, टाइटल आईकैप, और फिर उसके बाद वो एड्रेस ही डालता है। एड्रेस ही में तुम्हारा नंबर होगा, CRN। अब बात समझो, तुम्हारा नंबर आ गया, उसके बाद सबसे पहले सबसे काम की बात होती है रिजल्ट। यहाँ पे भी सबसे पहले सबसे काम की बात है ओपिनियन। बाकी बातें बकवास बाद में करना, पहले बताओ हुआ क्या है। क्या ये ओपिनियन? वैसे क्या होता है, कैफ स्टेटस, परमानेंट क्रेडिट, सारी काम की बात होती है ना। बोले लंबी किए बगैर आप पहले देखें प्लीज, आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये बताएं किसको एड्रेस करो, ये बताओ, काम की बात करो, क्या देने वाले हो आप? ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन ऐसे ही दे रहे हो या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बाद? ऑडिट एविडेंस के बाद। अच्छा भाई, जब मैंने कहा कि जब मैं ओपिनियन पे आता हूं, तो ओपिनियन कोई भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर कोई भी ऑडिटर अपनी तरफ से अंग्रेजी लिखेगा या अंग्रेजी फिक्स है? क्यों? यूनिफॉर्मिटी। दुनिया में हर जगह कोई भी बंदा रिपोर्ट करे, उसको पढ़ के समझ आए कि इसका मतलब क्या है, तो घुमाना नहीं है। आगे सुनिएगा, ओपिनियन के अंदर जो ओपिनियन शुरू होगा, मैं रिपोर्ट भी रीड कराऊंगा पूरी प्रॉपर, तो पहले उसको चंक्स में कवर कर रहा हूं। ओपिनियन शुरू होगा कुछ यहां से, वी हैव ऑडिटेड द अकंपनिंग, इसमें अकंपनिंग गायब है, द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड या XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, मैंने यहां पे क्लियर किया कि मैं ऑडिटर हूं, मैंने इस कंपनी का ऑडिट किया, इस साल के लिए किया, ताकि कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ और साल का भी मैंने किया है। अब लेट से 2019 में कोई और छोटी कैटेगरी की फर्म थी और उसने कोई भंड वंड मारा हुआ है, तो क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं या मैं अपने ऑडिट के लिए जिम्मेदार हूं? देखो शुरू कहां से किया, मैंने उसको बताया कि हमने ऑडिट किया था, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इस कंपनी के इस साल के फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, अगर सवाल में तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करके दे और बोले वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, कंपनी का नाम हटा दे, तो क्या मसला है? पता नहीं चलेगा किस कंपनी का ऑडिट किया। आपकी रिपोर्ट तो कोई भी यूज कर ले, आपके तो साइन होंगे, वो तो बोलेगा हाँ यार देखो मेरे फाइनेंशियल से मैंने रिपोर्ट चिपकाई, उसके ऊपर ये लो, लोन भी आ रहा है बैंक से, सब कुछ चल रहा है, जबकि मैंने उसका ऑडिट नहीं किया। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने किस कंपनी का ऑडिट किया है। यहां तक बात की क्लैरिटी है? बोलता है और एक्सप्लेन करो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है। मुझे तो लगता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स, कितनी चीजें आती हैं। फिर बोलता है बताओ कि व्हाट कंप्राइजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट कंप्राइजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर मैंने ये कहा, वो कहता है आप ये बताएं इसके अंदर आता क्या क्या है। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा बात समझिएगा, क्यों आपका थोड़ा दिमाग खोलते हैं, समझाते हैं। मुझे एक बात सिखाओ, समझाओ, आपने कभी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी है? नहीं, चलो मैं बताता हूं। एक होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थद्दा, जिसमें ये सब आता है, और उस एनुअल रिपोर्ट में पीछे आती है कमेंट्री डायरेक्टर्स की कि कंपनी इस साल से बनी हुई है, ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं। वो डायरेक्टर्स की तज्जियाकारी होती है कि डायरेक्टर आके तज्जिया करते होते हैं कि भाई मैंने कंपनी में ये किया हुआ है पिछले सालों से। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है? उसको हम कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन। उसको हम क्या कहते हैं? यानी आज आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, क्योंकि अब आप ऑडिट की दुनिया में आ चुके हैं, आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिएगा, किसी भी EFU जर्नल की करना, EFU जर्नल की, वो मेरे हाथ के बने में, सुनो, EFU जर्नल की आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। EFU जर्नल में फाइनेंशियल आ रहे होंगे बाद में, पहले आ रही होगी बकवास, डायरेक्टर्स की तस्वीरें लगी हुई होंगी, डायरेक्टर्स के नाम होंगे, कंपनी के अंदर कितनी कमिटीज हैं वो होगा, चेयरमैन कौन है, कंपनी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हिस्ट्री क्या है, और कंपनी की कमिटीज की मीटिंग कब कब हुई, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें कहाँ आ रही होती हैं? अदर इंफॉर्मेशन में, जो कि एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है। अब तुम बताओ
तुम किसी बंदे को एनुअल रिपोर्ट दे रहे हो, एनुअल रिपोर्ट मतलब सालाना रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट के अंदर से फाइनेंशियल्स होते हैं, अदर इंफॉर्मेशन भी। तुमने ऑडिट किसको किया है? तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं? नहीं, सेपरेट का फाड़ के दे दूं बीच से, ये लो। फिर यहां क्लियर किया ना, ये रहा, ये क्लियर किया ना, ये क्लियर किया, क्योंकि देखो मसला क्या है, तुम्हें एसईसीपी ये कह रहा है कि तुम्हें एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करनी है लिस्टेड कंपनी होते हुए, तुम्हें डायरेक्टर भी बताना है कौन कौन से हैं, ताकि गवर्नेंस पता लगे ना कि कौन कौन कंपनी को देख रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर देखे भाई गवर्नेंस, ये डायरेक्टर पता लगे, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग पता लगे, कंपनी की हिस्ट्री से अब तक की परफॉर्मेंस पता लगे, ये सब तुम्हें रेगुलेटर कह रहा है। रेगुलेटर तुम्हें कह रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बनाओ और अदर इंफॉर्मेशन भी बनाओ। तुमने किसको ऑडिट किया है? तो मैं अलग कैसे करूं, बीच में गत्ता लगा दूं या नहीं लगा सकता मैं गत्ता? हम बोलेंगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर ये आता है। तो आपने अगर यहाँ पे क्लियर कर दिया, सुनना जानिए, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स आते हैं, इसके अलावा हमने किसी चीज पे ओपिनियन, कल को कोई शेयर होल्डर, ये बहुत सुनना, ये पास में केसेस हो चुके हैं, बाहर केसेस हो चुके हैं, इसलिए रिपोर्ट इवॉल्व हो के यहाँ तक पहुंची है। पहले की रिपोर्ट तो भूल जाओ, तुम तो उस पर फोकस करो जो अब चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि पास में ऐसा भी हुआ है कि किसी शेयर होल्डर ने अदर इंफॉर्मेशन को देख के इन्वेस्ट कर दिया और हैवीली इन्वेस्ट किया, क्योंकि जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उसने उसको शेयर चिपकाया, वो तो निकल गया, अब कंपनी का मालिक कोई और बन गया। अच्छा, उससे पूछा कि भाई ऑडिटर को केस कर दिया, उसने बोला भाई तुमने क्या ऑडिट किया था? उसने बोला भाई मैंने तो ऑडिट किया था, ये रहे फाइनेंशियल्स। तो मुझे शेयर होल्डर कह रहा है कि तुमने, ये कौन ऑडिट करेगा अदर इन्फॉर्मेशन? मैंने उसको क्या कहा, रिपोर्ट जाके देख मैंने क्या क्या ऑडिट किया, क्या क्या ऑडिट किया है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स। ही कैन नॉट मेक मी अकाउंटेबल। क्यों? अच्छा, उसने ये केस है, सुनो, उसने पता है इन्वेस्ट क्यों किया? उसने देखा ओ भाई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है, वो बिल्कुल पीछे से यूं, जबकि मैंने रिपोर्ट में लिखा हुआ था गोइंग कंसर्न के मसले हैं, मैंने रिपोर्ट में लिखा हुआ था केस चल रहा है। मैंने कहा चसी तुमने वो नहीं देखा, तुम ये देख रहे हो कि बोले केस है तो क्या हुआ, कंपनी कमा रही है ना। ओ भाई मैंने कहा अदर इन्फॉर्मेशन को मैंने ऑडिट नहीं किया, मैंने जिसको ऑडिट किया तुम उसमें बात करो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है? यानी सर वापस से फोकस के साथ, ओपिनियन का पहला कहां से शुरू होगा? We have audited the accompanying financial statements of ABC Limited for the year ended XYZ. अच्छा, and the financial statement comprises balance sheet, P&L, कैश फ्लो और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा मैं किसी चीज का जिम्मेदार, मैं नोट्स क्यों ऑडिट कर रहा हूँ? तो सर अगर लीज की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो क्या कौन ऑडिट करेगा? हम ही करेंगे ना, उसकी प्रेजेंटेशन भी हम ही देखेंगे, अगर उसमें मसला हुआ तो मैनेजमेंट को कहेंगे। बात क्लियर है? चलें जी, यहां तक आई होप आप सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने पहले किस पे काम किया? ओपिनियन पे। आगे अब वो कहता है टाइप्स हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन की और मॉडिफाइड ओपिनियन। प्लीज यार इधर फोकस होकर देखना, इसमें नजर नहीं हटाना। मैं हो सकता है क्लास यहीं पे कंक्लूड करूंगा आज, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। इधर सबसे पहले ओपिनियन में क्या बोला? हमने ऑडिट किया था, इस कंपनी का ऑडिट किया था, इस साल का किया था, इन चीजों का किया था। क्लियर है? जब मैंने ये बता दिया कि मैंने इस कंपनी के इस साल का ये चीजों का ऑडिट किया, मैं वाकई में ओपिनियन दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, वैसे इंसान की सोच तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना, इंसान की सोच। तो इन लोगों ने, ऑडिटर ने ये कहा कि बाय डिफॉल्ट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, अनमॉडिफाइड होगा। एग्जाम्पल इसकी मैं यूं समझाता हूं ताकि आसानी से समझ आए। आप जब शोरूम से बाइक लेने जाओगे ना, CD70, तो CD70 या 125 या YBR जो भी बाइक लेने जाओगे वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होगी, अनमॉडिफाइड। फिर उसमें आप फिर लियारी के बन जाए, उसमें लाइटें लगा दें, रिफ्लेक्टर लगा दें, साइलेंसर निकाल दें, एक्सीलरेटर लॉक करके भगाएं, ये क्या उसके अंदर? मॉडिफिकेशन। ये क्या उसके अंदर? मॉडिफिकेशन। अब बात समझो, मैं ये कह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कंपनी इंसान की बच्ची बन के काम कर रही होगी, कंपनी में कोई मसला नहीं होगा। तो मुझे बाय डिफॉल्ट कौन सा ओपिनियन देना चाहिए? अनमॉडिफाइड। मुझे बाय डिफॉल्ट कौन सा ओपिनियन देना चाहिए? अनमॉडिफाइड। तो मैंने कहा देखो वो कहता ही है कि आप पहले तो ये समझे अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है। यानी
सबसे पहले आपने बता देना है कि भाई मैंने इस कंपनी का ऑडिट किया, इस पीरियड का किया, इन चीजों का किया, और बाय डिफॉल्ट आपका ओपिनियन क्या होता है, अनमॉडिफाइड। तो उसके अंदर आप लिखते हैं इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि मैंने बता दिया ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सब लिखता हूं मैं कि जो मैंने ऑडिट किया है। समझने की बात यह है कि ओपिनियन की ड्राफ्टिंग क्या है। हमने कहा हमने ऑडिट किया था, इन चीजों को किया था, और हमारे ओपिनियन में सारी चीजें सही हैं, पर व्हाट इफ आपको कोई गलती मिल जाए, तो मैं आपसे बहुत ही मासूमाना सवाल कर रहा हूं, तो क्या आप ये लिखोगे इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू या नॉट गिविंग? तो वो कब कैसे चेंज होगा वो भी सीखना है। पर मुझे बताओ, क्या हालात वाकया चेंज हो जाएंगे? क्या रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी या अनमॉडिफाइड? अभी क्या है, अनमॉडिफाइड। वेरी गुड यार। तो मुझे आप एक बात बताओ, वो कहता है कि मॉडिफिकेशन कब आएगी? सुनना, आप कंक्लूजन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन आएगी दो सिचुएशंस में, या तो आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा, स्कोप लिमिटेशन। तो क्या स्कोप लिमिटेशन में क्या लफाजी आएगी ये सिखाया? क्या मिस स्टेटमेंट में क्या लफाजी आएगी ये सिखाया? नहीं। अभी एक लफाजी सिखाई है कि अगर आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड तो क्या लिखना है। वापस से रिपोर्ट ड्राफ्ट करने लगी हो, सबसे पहले क्या आएगा? इंडिपेंडेंट। दूसरा, एड्रेस ही किसको एड्रेस होगी? तीसरा, ओपिनियन। ओपिनियन में सबसे पहले हमने ऑडिट किया था इस कंपनी का, इस साल का, इन चीजों का, और हमारे ओपिनियन में ये दे रही है ट्रू एंड। अगर तो ओपिनियन, अच्छा अगर मॉडिफाइड हो जाएगा तो क्या ये अल्फाज ही रहेंगे, चेंज हो जाएंगे? लॉजिकल सी बात है, आप नहीं लिख सकते कि ट्रू एंड फेयर व्यू, ये अल्फाज क्या हो जाएंगे? पर वो अल्फाज भी कांस्टेंट होंगे जो मॉडिफिकेशन में जाने चाहिए। भाई बात क्लियर है? और अगर आज की बात आपसे मैं पूछूं, मॉडिफाइड ओपिनियन किस वजह से जाता है? मिस स्टेटमेंट या तो एविडेंस नॉट अवेलेबल, स्कोप लिमिटेशन, यानी मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। बात अच्छा, अगर मुझे कुछ पता नहीं लग रहा मैं लिख सकता हूँ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्यों? गलत हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट पे लोग रिलाई करेंगे, जबकि रिलाई करना नहीं चाहिए। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलिए जी, इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट को ओपिनियन के पैरा तक रखते हैं। हमारी क्लास कब तक की? 2:30 तक। चलें जी, इसको यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। मैसेज कर ले जानी।